नमस्कार दोस्तों, आज अपन समझेंगे राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है राज्यपाल। और अपन राजस्थान की जो पॉलिटी है उसकी श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक आते हैं वो है राज्यपाल। सर्वप्रथम अपन कार्यपालिका में राज्यपाल को ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अपन थोड़ा बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपने अ, एक तो होता है दो रूप होते हैं शासन के। एक तो होता है संघात्मक और एक होता है एकात्मक रूप। संघात्मक रूप में क्या होता है, राज्य और केंद्र, इन दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि राज्य अपने अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करेगा और केंद्र सरकार अपने अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। जबकि एकात्मक शासन के रूप में क्या होता है, जो एकात्मक शासन रूप होता है उसमें संपूर्ण व्यवस्था को ही केंद्रित कर दिया जाता है। लेकिन अपन अपने भारत की जो व्यवस्था है उसको यूं नहीं मान सकते अपन की संघात्मक, पूरी तरीके से संघात्मक रूप है। कहीं ना कहीं एकात्मक रूप भी देखा जाता है। यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने ना तो संघात्मक को ध्यान में रखा ना एकात्मक को, उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। यानी कि जहां जहां पर भी एकात्मक रूप ग्रहण करने का होगा वहां अपना संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है, और संघात्मक रूप ग्रहण करने का होगा वहां संघात्मक रूप ग्रहण कर लेगा। यानी कि अर्ध संघीय देश है अपना। यानी कि शांति काल में तो संघात्मक होता है देश, और जब आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो वो देश एकात्मकता ग्रहण कर लेता है। तो इसी श्रृंखला के तौर पर अपन देखने का जो प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र के भी चार स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आता है चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं अपन मीडिया। यानी कि ये लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। जो विधायिका होती है उसका कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना होता है। जबकि जो कार्यपालिका होती है उसका मतलब उसका कार्य होता है कानूनों को लागू करना। जबकि जो न्यायपालिका होती है वो कानूनों की व्याख्या करती है। संविधान में ऐसा कोई वाक्य आ गया या ऐसा कोई कानून आ गया जिसकी व्याख्या ना हो पा रही हो, उसकी व्याख्या करती है न्यायपालिका। उसके बाद जब भी तीनों में कोई गड़बड़ी की आशंका हो या कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जाए जिसको विधायिका भी लागू कर चुकी है, कार्यपालिका भी लागू कर चुकी है और न्यायपालिका ने भी उसको सही माना है, लेकिन वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, तो उसकी कमियों को उजागर करने का कार्य करती है मीडिया। तो विधायिका का कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। इनको समझ, ये जो कार्यपालिका उसको समझने के लिए तो अपन देखते हैं जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग होती हैं। केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं वो अलग अलग हैं अपने देश में संविधान के अनुसार। केंद्र में जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान में राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार राज्य के जो प्रावधान है उसमें भी राज्यपाल सर्वप्रथम महत्वपूर्ण होता है। अपने राजस्थान में राज्यपाल का पद पहले सर्जित नहीं था, और 1956 के बाद जो राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया। उससे पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था इस पद को, और उसके बाद में यहाँ पर राज्यपाल का जो पद है वो अस्तित्व में आया है। अब अपन राज्यपाल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं जो राज्यपाल होता है वो संविधान के अंतर्गत उसके क्या क्या संवैधानिक प्रावधान क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, तो इसके ये एक तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कार्य करता है जो राज्यपाल होता है। उसके बाद कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ये वास्तविक प्रमुख नहीं होता। वास्तविक कौन होता है? वास्तविक होता है मुख्यमंत्री, और उसकी
मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्यपाल अपने अनुसार कार्य नहीं करता, वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करता है। इसलिए ये औपचारिक प्रमुख मात्रा। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसके अनुच्छेद के अनुसार देखने का प्रयास करते हैं अपन। संवैधानिक प्रावधान देखने का प्रयास करते हैं। इंपोर्टेंट कौन कौन से अनुच्छेद देते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसके लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि 2 राज्य के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। जबकि अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की जो समझ शक्तियां होंगी वो राज्यपाल में ही निहित होगी, परंतु ये इसका प्रयोग अपनी मन मर्जी अनुसार नहीं कर सकता। ये वहां की जो वास्तविक कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री है और उसके बाद में उसकी मंत्रिपरिषद है, उसके अनुसार उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 155 में उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति भी अपनी स्वविवेक से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। वो भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। सामान्य तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अनुच्छेद 157 में क्या कहा गया है, 57-58 में इसकी योग्यताएं कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, इसकी समाधान की शक्ति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसको भी राष्ट्रपति की तरह ही समाधान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन चर्चा करेंगे। देखते हैं अब राज्यपाल की नियुक्ति देखते हैं अपन। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वास्तविक शक्ति उसको प्राप्त है केंद्र सरकार के रूप में होती है। जैसे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक अपने अध्यादेश के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये जो नियुक्ति है वह स्व विवेक अधिकार के तहत नहीं आती। वह भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं अपन राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होगी। तो सर्वप्रथम एक तो भारत का नागरिक हो और जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। न्यूनतम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। संसद और विधानसभा का सदस्य न हो, वो संसद का सदस्य भी ना हो और ना ही विधानसभा का सदस्य हो। अगर हो तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसी भी लाभ का पदधारण नहीं करता हो, यानी कि कोई सरकारी सेवाओं में ना हो, कोई लाभ का पदधारण नहीं करता हो। यदि वो संसद और विधानसभा का सदस्य है तो उसको त्याग पत्र देना होगा, तभी वो अपने पद को ग्रहण कर सकता है। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है, इच्छा का मतलब जब तक राष्ट्रपति का विश्वास राज्यपाल पर बना रहता है तब तक वो अपने पद पर कार्य करता है। सामान्यतः तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अब ये त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र देंगे ये राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे, क्योंकि नियुक्ति भी उनके द्वारा ही होती है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, केंद्र पर निर्भर होता है, यानी कि एक तरीके से केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं और उनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश पर ही निर्भर करता है। ऐसे तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो सदस्य जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाने का कार्य करेगा राज्यपाल को। राज्यपाल की शक्तियां देख लेते हैं। राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। कार्यपालिका मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्य का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति के शासन की रिपोर्ट भेजता है अनुच्छेद 356 के तहत। सामान्यतः कहने की बात यह है कि यह राज्य की जो संबंधित राज्य है उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री के साथ ही अपने उसकी मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा और राज्य में सबसे बहुत सारे इंपोर्टेंट जो संस्थाएं होती हैं उनके अध्यक्षों को सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करेगा, जो भी विधानसभा का बहुमत प्राप्त का दल होगा, विधानसभा में जिसको भी बहुमत मिलेगा
वो बहुमत प्राप्त दल के जो नेता हैं उसी को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर ऐसी स्थिति ना हो कि किसी को बहुमत ना मिले, तो वहां पर राज्यपाल अपनी स्व विवेक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बाद मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। और उसके बाद राज्य के जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही जो अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 356 है, वो उसको राज्य में लगवाने का, यानी कि राज्य आपातकाल का प्रावधान भी उसको सरकार को अवगत कराने का, केंद्र सरकार को अवगत कराने का, राष्ट्रपति को अवगत कराने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही है ये शक्ति भी। आगे देखते हैं। अब राज्यपाल को कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। एक तो विधानसभा का सत्र बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन ये जो शक्तियां प्राप्त है ना, ये अपने अनुसार ही स्वविवेक शक्तियां नहीं है, यानी कि सत्र बुलाता है, यह भी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही इसको स्थगन करता है, ये भी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही करता है। इसको भंग करने का कब कार्य होता है? जब जो विधानसभाएं ये अपना बहुमत खो देती है, तो उसको क्या करता है? ये समाप्त कर देता है, भंग कर सकता है, विधेयकों पर स्वीकृति करता है। यानी कि जो विधानसभाएं इस विधानसभा के भी एक तरीके से दो अंग होते हैं। एक तो विधानमंडल के दो अंग होते हैं, विधानमंडल के दो अंग होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। अपने राजस्थान में ओनली विधानसभाएं हैं जिसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, यानी कि यहाँ 200 विधायक बैठते हैं। विधायकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमएलए, विधायक बैठते हैं। अपने यहाँ पर विधान परिषद उपस्थित नहीं है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। परंतु इनके साथ साथ इनके भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसका नाम है राज्यपाल। यानी कि जिस प्रकार से संसद के तीन अंग थे, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। जिस प्रकार से कोई भी विधेयक लोकसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में भी पास होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति की भी उसमें स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी कोई भी विधेयक कानून का निर्माण, मतलब कानून माना जाता है, कानून का निर्माण होता है। उसी प्रकार से भी राज्य सूची के जितने भी विषय उसमें कानून बनाने के लिए विधानमंडल के जो दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में से कानून को पारित होने पर, विधेयक को पारित होने के बाद अंतिम रूप से वो राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो कोई कानून का रूप धारण करता है। इसलिए विधानमंडल का इसको महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पुनर्विचार के राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। कोई भी विधेयक, यदि ऐसा विधेयक है जो कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करता है, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होता है, वैसे प्रावधानों को, वैसे विधेयकों को राज्यपाल अपने पास सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति के लिए। महत्वपूर्ण, धन विधेयक पर केवल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर लाता है। जो धन विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता, क्योंकि वो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही आता है। और उसको राज्यपाल को उसको प्रस्तुत, मतलब राज्यपाल की अनुमति कब मिलती है? जब कि वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर लाया जाता है, धन विधेयक होता है। वित्तीय शक्तियां क्या क्या है? बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करना। हर वर्ष जो बजट होता है वो राज्यपाल के द्वारा जो अनुमोदन करने के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। जो भी धन विधेयक उसको पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। आकस्मिक जो निधि है उसमें खर्च की अनुमति भी राज्यपाल ही देता है। तो राज्यपाल एक महत्वपूर्ण पद हो जाता है। परंतु ये एक तरीके से अनौपचारिकता है। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद के तहत ही कार्य करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। इसको कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। अनुच्छेद 161 के तहत अपराधियों को समाधान कर सकता है, समाधान या कम कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है। देखो, कोई भी जो अपराधी है उसके जो दंड को कम कर सकता है, एक तो ये, उसके बाद स्थगन कर सकता है, यानी कि स्थगित यानी कि रोक सकता है। लेकिन यहाँ विशेष तौर पर बात याद रखने की ये है कि ये मृत्यु दंड में
अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। अंतिम निर्णय कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं। अंतिम निर्णय राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रपति को इस संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, जबकि राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। वो केवल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, रोक लगा सकता है। अध्यादेश से संबंधित भी शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। जब विधानसभा सत्र में न हो तब राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। वो 6 सप्ताह के भीतर ही विधानसभा में स्वीकृति की आवश्यकता है। जब भी विधानसभा अपनी क्या बोलते हैं उसको कार्यकाल में ना हो, तब ऐसी स्थिति में या फिर सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस अध्यादेश की जो लागू करने की जो शक्ति होती है वो उस कानून के तहत ही होगी जो कि विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार से कार्य करेगी जो राज्यपाल का जो अध्यादेश है। लेकिन ऐसे अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर ही मंजूरी मिलनी आवश्यक होती है विधानसभा के द्वारा। कुछ विवेकाधिकार शक्तियां भी प्राप्त है राज्यपाल को, विवेकाधीन शक्ति भी प्राप्त है। राज्यपाल अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है, ऐसी शक्तियां होती है। कौन कौन शक्तियां? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है जब स्पष्ट बहुमत नहीं हो। जब विधानसभा में स्पष्ट बहुमत किसी भी दल को प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है? अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है और ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो ये साबित कर सके कि उसके पास बहुमत प्राप्त है। विधानसभा को भंग करने का भी कार्य कर सकता है राज्यपाल जब विधानसभा में जो भी सत्ता प्राप्त दल है वो अपना बहुमत खो देता है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है कोई विधेयक। एक तो राष्ट्रपति के कोई विधेयक सुरक्षित भी रख सकता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत, जब भी राज्य का जो संवैधानिक स्थिति है वो खतरे में आ जाएगी। राज्यपाल की जो स्थिति है वो नाम मात्र का प्रमुख है। मैंने बताया कि राज्यपाल की जो स्थिति है वो नाम मात्र की, जबकि वास्तविक रूप से उसका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। यानी कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करने का कार्य करता है। वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को संसदीय लोकतंत्र का ये सिद्धांत है। आगे देखते हैं। राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं। इनके ऊपर आरोप ये लगता है कि केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इनके ऊपर बार बार ये आरोप लगता है। राष्ट्रपति शासन राजनीतिक हस्तक्षेप का बहुत से बार उदाहरण मिलता है। कई बार ऐसे इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन होता है जो राज्य में, उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने क्यों रिवीजन किया राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण। अब जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें इस कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हवा जरूर बदलती है अपना रंग, और अपने कहते हैं कि अपन भूल जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। बार बार रिविजन करेंगे तो अपन नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब बार बार पढ़ते हैं तो वो दिमाग में कंठस्थ हो जाती है और ईश्वर की दी हुई एक महानतम क्या बोलते हैं शक्ति है जो अपन बोलते हैं। क्योंकि कभी किसी ने कहा है ना कि याददाश्त का कमजोर होना भी अच्छा है, बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जो जिनको अक्सर हर बात याद रहती है। इसलिए ये जो भूलने की जो प्रक्रिया है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। अब अपन देखते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आसानी से हल हो जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अपन ने देखा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से या फिर एक शपथ पत्र के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है। आगे देखते हैं अपन राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। यानी कि सामान्य तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत कार्य करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल कार्य करता है। ऐसे तो सामान्य दिन का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। आगे देखते हैं अपन राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि संबंधित जो राज्य है उसका मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो वहां का जो भी वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाने का कार्य करेगा राज्यपाल। आगे देखते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है?
मुख्यमंत्री के पास होती है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख मान सकते हैं उसको, लेकिन जबकि वास्तविक रूप से कौन प्रमुख होता है, वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद प्रमुख होती है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाधान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 161 के तहत उसको समाधान की शक्ति प्राप्त है। फिर मैंने बताया ना कि यहाँ मृत्युदंड को समाप्त कर सकता, वो उसको रोक सकता है, स्थगित कर सकता है। बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो रही है। निम्न में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है? देखो, एक तो बजट प्रस्तुत करना विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री को सलाह देना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, कानून निर्माण करना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। राष्ट्रपति की शासन की सिफारिश कर सकता है जब भी राज्य को, मतलब राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। अब देखते हैं, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? राज्यपाल जब अध्यादेश जब जारी करता है जब विधानसभा सत्र में ना हो, जब विधानसभा सत्र में ना हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कानून बनाना आवश्यक है, तब राज्यपाल एक अध्यादेश के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करता है और अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल, और उसकी वही शक्ति होगी जो विधानसभा से पारित विधेयक की होती है, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर उसको पास होना आवश्यक होता है। राज्यपाल त्याग पत्र किसको राज्यपाल को त्याग पत्र किसे देना होता है? तो राष्ट्रपति को देना होता है, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल उन्हीं को त्याग पत्र देने का कार्य करते हैं। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व माना जाता है, यानी कि केंद्र का प्रतिनिधित्व माना जाता है। केंद्र के अनुसार एक तरीके से अपने संसदीय और एकात्मकता को रूप को दर्शाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे सिविल सर्विस वगैरह होती है वो उनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, जबकि वो कार्य राज्य के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी मान सकते हैं अपन राज्यपाल को। राज्यपाल किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? एक तो वो लोकसभा का भी नहीं हो सकता, राज्यसभा का भी नहीं हो सकता, विधानसभा का भी नहीं हो सकता, उपयुक्त सभी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यपाल बनने जा रहा है वो लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है या फिर विधानसभा का सदस्य है, तो उसको त्याग पत्र देना होगा ये इस पद को ग्रहण करने से पूर्व। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल के रूप में भारत के संविधान में 3 प्रकार से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो ये राज्य में लगता है, वो दोनों देश में लगते हैं। राज्यपाल को सामान्यतः किसकी सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के अनुसार ही राज्यपाल कार्य करता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस सब कुछ पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, प्रश्न आसानी से हल हो रहे हैं। और अच्छा, इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको राजस्थान पॉलिटी की इसी प्रकार से वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।